प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अधिवक्ता साथियों का अध्ययन मंथर गति से बढ़ती हुई गर्मी में जारी होगा। आप अपने हेल्थ का ख्याल रखते हुए अपने अपने अध्ययन में संलग्न होंगे, इस उम्मीद के साथ कि आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें सकारात्मकता आप में रहेगी और आप अगर हमारे सीरीज क्लासेस प्री अथवा मेंस अथवा दोनों से संबद्ध हैं तो भी, और आप अगर मुझसे किसी भी प्रकार से कनेक्ट नहीं हैं लेकिन हमारे चैनल पर हमको सुनते हैं, उन सारे अधिवक्ता बंधुओं और बहनों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज का वीडियो शुरू करता हूं। आप जानते हैं आज 8 मई है और 7 दिन गिने गिनाए हफ्ते भर का समय बचा है। उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा का ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो प्रवर्तित तिथि है 15 मई, वो कंप्लीट हो जाएगी। इस बात की भी संभाव्यता है कि जुलाई के लास्ट या अगस्त के मिड यानी 15 अगस्त के पहले प्रीलिम्स हो जाए। अब इस बात की संदिग्धता बिल्कुल नहीं रही कि प्री नहीं होगा, अवश्य होगा, अवश्य होगा। और वह भी मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है 15 अगस्त के पहले। अब इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए बचे हुए समय में आप अपने अध्ययन में क्या करें, कैसे नए 37 पुराने 25 टोटल 62 एक्ट पे एक सामान्य अधिकार जमा सकें। संपूर्ण तो नहीं जमाया जा सकता लेकिन सामान्य जमाया जा सकता है। माइनस मार्किंग ना होने से इस बात की गुंजाइश हमेशा रहेगी कि लक से तुक्के से भी कुछ क्वेश्चन आपके सही हो जाएं। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह मान के चलें कि भले सिलेबस इतना बड़ा हो गया, भले प्रश्न पत्र की प्रकृति बिल्कुल बदली रहेगी, लेकिन ये तय मानिए इतने सारे ला के पेपर से 62 पेपर से अगर सिंगल भी सवाल माननीय उच्च न्यायालय बनाए इलाहाबाद तो 10 नंबर से 15 उनको पूछना है जीएस से, तो बचा 85 नंबर। 85 में 5 नंबर कम से कम इंग्लिश भाषा का रहेगा, बचा 80 नंबर। 80 में से वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ लेते हैं जो ना तो इंग्लिश में के, लेकिन हम इंग्लिश में ही काउंट कर देते हैं। तो 80 क्वेश्चन पूछने के लिए उन्होंने 62 पेपर दिया है पढ़ने को। अब आप सोचें, चाहे उसमें 500 सेक्शन हो, चाहे 10 सेक्शन हो, चाहे 10 से कम हो, चाहे कितना भी सेक्शन हो, लेकिन आपको ये अनिवार्य रूप से नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है कि हर प्रश्न पत्र से सवाल होगा ही। आप उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते। तो पढ़ना तो आपको सब पड़ेगा, लेकिन हाई कोर्ट के पास एक चाबी है। जब उसने ये लिखा नहीं है कि हर प्रश्न पत्र में से पूछेंगे, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे 18 सेकंड थर्ड का अनुभव मैं बता रहा हूँ, कभी सुखाधिकार से सवाल नहीं, कभी मोहम्मडन लॉ से सवाल नहीं। तो ऐसे ये संभव है कि बहुत सारे नए एक्ट में से सवाल बनेबे ही नहीं करे, बने ही ना, पॉसिबल ही नहीं है भाई। अगर सीआरपीसी से 4 सवाल, आईपीसी से 5 सवाल लेने की आदत पे कायम रहा, मेजर लॉ पर कायम रहा हाई कोर्ट, तो स्वाभाविक है बहुत सारे एक्ट उसे छोड़ देने पड़ेंगे।
जब ये बाध्यता हो गई कि प्रति एक्ट से 2 सवाल भी नहीं बना सकते, आप सोचें 62 एक्ट 80 सवाल बनाना है। कभी इस दृष्टि से भी सोचे हैं, मंथन करें इस बात पर कि 62 एक्ट में से केवल 80 सवाल बनाना है। एक समय अगर गौर से देखेंगे तो 2018 फर्स्ट पार्ट में लगभग 6 से 7 सवाल सीपीसी से पूछी गई है। क्या आज की डेट में भी 7 सवाल पूछेंगे? और अगर 7 सवाल पूछ लिए तो छोटे वर्ग के चाहे बड़ वर्ग के नए 2-3 ऐसे एक्ट होंगे जिनमें से सवाल ही नहीं बनेगा। आप पढ़ते रहिए। तो प्रारंभिक परीक्षा को पास करने का भी एक तकनीकी पूर्ण तार्किक आपका रणनीति होनी चाहिए। अनहर सट्ट जैसा नहीं, और एकदम मिडिल वाला, एर्थ वाला, 10th वाला दिमाग नहीं कि नई बेयर एक्ट खोल लिए अब पहले से रटना शुरू कर दिए। अरे महाराज, इतना बड़ा सिलेबस है, 1-2 दफ़े अगर ख्याल से पढ़ भी लिए तो बेड़ा पार हो सकता है। तो चुनौती तो है, लेकिन इसी चुनौती में अवसर जो पैदा कर देगा, वो जो मोदी जी का एक स्लोगन है, आपदा में अवसर, तो उस स्थिति को आप परिवर्तित कर लेंगे और अपने फेवर में जो लड़का इस बदले हुए सिलेबस को अपने अकॉर्डिंग ढाल ले गया वो सेलेक्ट हो जाएगा। इस बात की संभावना मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ये 2018 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और 2020 नहीं है। ये ऐसी वैकेंसी हो सकती है भारत के इतिहास में जो यूपी एचजेएस के इतिहास में 83 की आई है, 83 भर दी जाए। ये कुछ कर गुजरने का मादा लिए हुए है। इतना मंथर गति से पूरा धक्का पलेट चल रही है, पैसेंजर फेल है, गिरते पड़ते उठते, मतलब क्या क्या नहीं हो रहा है। लेकिन एक चीज है, जो हो रहा है ठोस हो रहा है। तो वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश प्रयाग इलाहाबाद, उनसे विनम्र अनुरोध है, मैं कई बार कह चुका हूं अपने YouTube चैनल से कि सर, इसमें किसी भी प्रकार का बेईमानी वाला तत्व न घुसने पाए। इसको इस तरीके से आप लीजिए और ये बेमिसाल इतिहास याद रखे इसे। हमारे बहुत सारे अधिवक्ता साथी हैं जो एपीओ भी अगर यूपी का आ जाए तो वो पा जाएंगे, और एचजेएस तो दे ही रहे हैं। कुछ ऐसे ओबीसी कैंडिडेट भी हैं जो उन्होंने चांस बचा के रखा है, एचजेएस देने जा रहे हैं, और जूनियर डिवीज़न भी मिल जाएगा। एससी के भी कैंडिडेट ऐसे हैं। मैं सारे अधिवक्ता साथियों को कहूँगा, आप ये अवसर इस बार पाने वाले हैं, क्योंकि जब आप प्री दे रहे होंगे, नक्की कह रहा हूँ, आपका एपीओ का भी फार्म भरा जा चुका होगा और जूनियर डिवीज़न का भी फार्म भरा जा चुका होगा। अगर आपके प्रारंभिक परीक्षा यूपी एचजेएस 2023 की जुलाई लास्ट या अगस्त में होती है तो चमत्कार, आकस्मिक घटना तो मैं विधाता हूँ नहीं, लेकिन एक अंदाज़ा जिस हिसाब से सिनेरियो परिदृश्य वर्तमान का बना हुआ है वो इस बात का इशारा करता है। हम सभी अधिवक्ता साथियों से बार बार कह रहे हैं कि आपकी एपीओ और जे इसी साल आनी है, और अगले स्टेटस रिपोर्ट में जो हर साल लगानी होती है सुप्रीम कोर्ट को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, उसमें ये स्पष्ट संदेशित करना पड़ेगा कि आपने जो गजट करने की बात 218 पोस्ट की थी, उसमें कितने लोगों को ज्वाइन कराया। और अगर ये सब हो रहा है तो आप जान ही रहे हैं, पिछले में केवल 42 लोगों ने ज्वाइन किया है। आई थी 69 सीट, पहले तो आई थी 22, फिर बढ़ के हुई 69, भरी गई 42। अभी भी सीटें वैकेंट हैं, और 303 लड़के आप जान रहे हैं 2023 बैच वाले हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं सब। कितनी एज है उन बच्चों की, कभी गौर कीजिए। आपके यार मित्र अगर होंगे, हमारे तो शिष्य लोग जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके स्टेटस से पता चलता है कि बहुत मैच्योर दिमाग के वो लोग नहीं हैं। औसत सामान्य बुद्धि है, सही ढंग से सरलतम वे में अच्छे संस्था से, व्यक्ति से मार्गदर्शन पाकर
और सफल हो गए। अभी उत्तराखंड जे का रिजल्ट आया है। जिन संस्थाओं की लेवल अच्छी है, जिसके कर्ता धर्ता बहुत अच्छे हैं, वो झड़ी लगा देते हैं, और जिनमें बस केवल अपना पेट पालना है, वो तो खुद जा ही रहे हैं रसातल में, जो जुड़ता है उसको भी सत्यानाश कर देते हैं। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए जीवन में कि गरीब असहाय के ऊपर बहुत मार पड़ती है। तो वैसे ये तय मानिए कि अगर आपका पैर किसी साइड में कटा है तो उसको बहुत बचा के चलना पड़ता है, मक्खी से, धूल से, पोल्यूशन से, और जरा सा भी चूके कि दुखा। तो विपत्ति जो चारों तरफ से आती है उसका अर्थ ये भी है कि अगर अर्थाभाव है, यानी अभावग्रस्तता में जिंदगी कट रही है, गरीबी में कट रही है, परेशानी में कट रही है, तो आपको जिंदगी की मार है। और ऐसे मार में ये प्रतियोगिता के को क्रैक करके पहुंचना, ये उससे बड़ी मार है। तो आपको 2-3 जिम्मेवारी झेलनी पड़ती है। एक तो अपने आप को सरवाइव करना, और दूसरे इतनी बड़ी प्रतियोगिता में जहां सुख सुविधा वैभव से संपन्न लोग भी बैठते हैं और 80 से 85% सीटें उन्हीं को मिल जाती हैं, उसके विरुद्ध आपको उनकी सीट छीननी है। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं किस विचित्र स्थिति में आपको फंसे हुए और कितने ऊंचे स्तर की सफलता प्राप्त करने के लिए जतन करना पड़ेगा। इतनी रात को हम ना बोलें तो आप हमसे कहने आ रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि भी जस्ट मुश्किल से 10 मिनट पहले लगभग 4 घंटे की क्लास थी एविडेंस पर, केवल होस्टाइल विटनेस पर। 66वीं क्लास है। 167 सेक्शन पढ़ाने में हमने पुरानी वाली एविडेंस 66 क्लास लिया, अभी 4 क्लास और होगी। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं पर्सनली जो 66 क्लास में तो पूरी एचजेएस पढ़ा दें, लोकल माइनर सब, और आप भी बटखरे जैसे एज के, किसी की एज के हों, उसको मान भी लेते हैं कि आप पढ़ लिए। लेकिन हमारे पास जब मेंस में आपकी कॉपी आती है तो हम आपका झंडा बरदार, खस्ता हाल हालत, बिल्कुल कंडम, कंडम शब्द भी मजबूत है, इतना अंदर से मतलब महामूढ़तापूर्ण आपका चल रहा होता, लेकिन फूल के आप कुप्पा होते हैं। भ्रम हमेशा बना रहता है कि अब की बार तो हमारी बारी है, क्योंकि हम ऐसे संस्था से जुड़ गए हैं जो सीधे पहुंचा देता है चौखटे पर। अच्छा आइए अब की बार। तो इन सब मानसिकताओं पर नहीं, अपने कर्म पे काम कीजिए, और अपने कर्म के करने में अच्छे गाइडर को जरूर संपर्क में रखिए। मैं ये नहीं कहता कि हमारे वीडियो को सुनकर सिर्फ हमसे नहीं, इसके अवलोकन के बाद आपको जहां मुफीद बैठे, इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि कोई भी जुड़ के आपका भला तब तक नहीं कर पाएगा जब तक आप अपना भला स्वयं लिखकर नहीं करते। कलम चलानी पड़ेगी और अच्छे ढंग से चलानी पड़ेगी। मेंस की इतनी सरगर्मी है, हमारे पास जो अधिवक्ता साथी हैं उच्चतर न्यायिक सेवा के बिहार के, जो बहुत प्रौढ़ दिमाग के हैं, वो बार बार हमको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर मेंस की सीरीज चला दीजिए। हम वेट कर रहे हैं कि बिहार जे का रिजल्ट आ जाए, बिहार एचजेएस का। फिर भी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, जिनके वर्तमान में 230 के ऊपर नंबर है, उनके लिए आज है बुधवार, संडे को पहला पेपर माल विक्रय अधिनियम पर मेंस में रहेगा। और मेरी एक कोशिश और भी है, जो अन्य अधिवक्ता साथी सुन रहे हैं, अगर आप बिहार एचजेएस का मार्क्स आपका वर्तमान में 215 के ऊपर है और आप डेट सेवर हैं, तो 4-5 क्वेश्चन और 15 नंबर और आपके पढ़ने के अनुसार हैं, आपको मेंस की तैयारी बेफिक्री से करनी चाहिए।
अगर आपको लगता है कि सर से जुड़कर क्वेरी कराई जा सकती है, मेंस राइटिंग को डेवलप किया जा सकता है, तो जितने पेपर बिहार में हैं, माल विक्रय अधिनियम, भागीदारी अधिनियम, सुखाधिकार अधिनियम, है ना, ये सारे पेपर्स मेंस के पॉइंट ऑफ से व्यू से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला पेपर संडे को माल विक्रय अधिनियम का होगा। उसमें बिहार हायर जुडिशरी के पुराने पेपर्स के क्वेश्चंस भी इंक्लूड होंगे, लेकिन सब नहीं। तमाम ऐसे प्रश्न भी होंगे जो इस बार पूछे जा सकते हैं, आपको आने चाहिए। तो मैं ये बातें इसलिए आपको बताया कि अगर आप उच्चतर न्यायिक सेवा बिहार का प्रीलिम्स देकर आए हैं और 210 या उसके ऊपर आप हैं, तो ही आप हमसे जुड़ें। अन्यथा आप ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं कि आपका प्री ना हो और हमसे पैसा रिटर्न करने की मांग करें, ये नहीं होगा। अगर कोई अपने जोखिम पर ऐसे आता है, जिद करता है, फी पेमेंट करके जुड़ता है और उसका प्री नहीं निकल पाता है, तो क्लियर कट शब्दों में सुनिए, पैसा रिटर्न नहीं होगा, अन्यथा आइएगा नहीं। अगर आना ही है तो रिजल्ट वेट करके आइए। लेकिन मैं उन बच्चों को कह रहा हूं जो 210 के ऊपर ऑलरेडी हैं। जैसे हमारे सीरीज से जुड़ने वाले 6 बच्चे ऐसे हैं जो 235 के ऊपर है। अब इतना नंबर जो लेके आएगा उसको इंतजार करे वो, तो मूड है, क्योंकि उसी में से 6 लोगों का होना है। ठीक है, सोचिए, ये वो पेशेवर लड़के हैं जो स्पेशल पढ़ते नहीं, पूरा कचहरी का काम निपटाते हैं रात में। अभी आप सोचिए 2 बज रहा है, मुश्किल से आधा घंटा पहले 2 कोर्ट साहब लोग और 2 और प्राइवेट एडवोकेट, उनके आंसर आए हैं प्री के, हिंदुला के। वो कोर्ट से आए हैं 10 बजे, वो अपना खाना पीना दिनचर्या से निवृत्त होके हमको मैसेज किया, सर आप हमको पेपर सेंड कर दीजिए, 2 बजे रात तक हम आपको, जब आपका वीडियो आता है, डाल देंगे और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आप हमें आंसर की भेज दीजिएगा। ऐसे एक व्हाट्सएप साधारण चैनल पर, साधारण स्टेटस में, जो मेरे द्वारा निःशुल्क एक प्रकार से कह सकते हैं, खुलेआम चीज़ें प्रोवाइड परमात्मा करवा रहा है, वो परमात्मा ही जाने, मेरे बस की नहीं। ये सामर्थ्य, ये शक्ति, ये स्नेह सब के रूप में मैं वही देख पा रहा हूँ। मुझे खुद ताज्जुब होता है कि इन सब काम को करते वक्त क्या एक माइक्रो सेकेंड मुझे अपने लिए भी मिलता है। अगर मैं विश्लेषण करने पे आऊँ तो ये मैं स्वीकार करता हूँ, खुले मंच पे आप लोगों के सामने यूट्यूब चला रहा हूँ, खाली समय पे न्यूज़ देख रहा हूँ, राजनीतिक खबरों में इंटरेस्ट है वो देख रहा हूँ, इंटरटेनमेंटियल काम कर रहा हूँ, लेकिन इतना बताऊँ कि दिमाग को रिलैक्स कर रहा होता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको मैं 4 घंटे पढ़ाया, अब चलूँ खुद के लिए भी पढ़ूँ। मैं शरीर हूँ, शरीर में हूँ, यंत्र नहीं हूँ कि डीजल डाल दिया उसके बाद मड़ाई कर रहे हैं, नहीं हो पाएगा। तो ये है विचित्र, और परमात्मा करवा रहा है, हो रहा है। आने वाले समय में जब मैं संडे से बाल विक्रय अधिनियम शुरू करूंगा, तो अपने उन अधिवक्ता साथियों से, जैसा कि आज उन लोगों ने पास्को एक्ट के बाद घरेलू महिला हिंसा पे जो अधिनियम 2005 वाला है, उसका टेस्ट संपन्न हो गया। कुल 6ठा टेस्ट पूरा हो गया है। जो टोटल नए 37 एक्ट हैं, उसमें से 31 टेस्ट जो पहले बैच के हैं उनका शेष रह गया है। पुराने में 25 टेस्ट था, जिसमें लोकल के जो पेपर्स थे वो बाकी रह गए थे। तो दोनों मिलाकर के वो पेपर्स, अगर आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम यूपीएचजीएस का अगस्त में होता है, तो जुलाई के लास्ट तक, यानी हमारे पास मई का 15 दिन बचा है, आज 8 है तो 22 दिन बचा है, जून का पूरा 30 दिन बचा है, 30, 20, 50, 2, 52, और जुलाई का फिर, यानी 30, 30, 60, 20, 80, 2, 82, 82 दिन का मेरे पास समय है। और 82 दिन में मुझे करवाने हैं 31 पेपर।
यानी लगभग 3 दिन पे मुझे एक पेपर करवाना है। ये मोटा मोटी हिसाब दे रहे हैं। जो जितना डिले करेगा वो एक दिन में 2 टेस्ट दे, हमारा क्या जाता है, हमारा क्या जाता है। हाँ, जून में अभी तो पहले से नहीं बोलूँगा, जब 31 जून जो डेट दिया है उच्चतर न्यायिक सेवा ने, उस डेट के ख़त्म होते ही 1 हफ्ते के अंदर यह भी बोल दूंगा कि अब मैं किसी का एडमिशन नहीं लूँगा, क्योंकि वो व्यक्ति जो एटलीस्ट लास्ट में जुड़ेगा वो मेरी दृष्टि में कंपटीटर माइंड का नहीं है और मेरे पास इतनी फुर्सत भी नहीं है। तो इन सब बातों का ख्याल रखते हुए, चाहे मीडियम आपका इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, अगर टेस्ट सीरीज से जुड़ रहे हैं तो मीडियम की बाध्यता नहीं है। हाँ, क्लासेस के लिए ज़रूर, क्योंकि हमारा लेक्चर शुद्ध हिंदी में होता है, बीच में जहाँ तहाँ इंग्लिश वर्ड में प्रयोग करता हूँ। बाकी लेक्चर के इतर सीरीज बेफिक्री से हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेरी होती है। आप उसका लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में अपनी सुनिश्चित सफलता ही नहीं चाहते, बल्कि एक अच्छे रैंक से प्री क्वालिफाई होना चाहते हैं, तो आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर 7705090393 पर व्हाट्सअप करके मुझसे बात करनी चाहिए। वो नंबर कॉन्टैक्ट का नहीं है, कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते उस पर, केवल व्हाट्सअप होगा। व्हाट्सअप जब आप करेंगे तो हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, हमारे क्लासेस जो अवेलेबल हैं, जिनको इंटरेस्ट हो, एविडेंस की चल रही हैं। राजस्व संहिता की क्लास मैंने करीब 6 महीने पहले रोक दी थी। 134 यानी जो आसामी की बेदखली वाला सेक्शन है, वहाँ से मुझे 55वीं क्लास स्टार्ट करनी है। हालांकि एक बीच दिन में एक दिन मैंने क्लास लिया था व्यादेश के ऊपर, लेकिन वो एक सार्वजनिक क्लास थी, उसको मैं 55वीं क्लास नहीं मानता। 55वीं क्लास से स्टार्ट होगी राजस्व संहिता और सेक्शन नंबर होगा 131, 32, 33, 34, 35। इस हिसाब से 131 से लेके 234 तक जाने में 100 सेक्शन पढ़ने हैं, और 100 सेक्शन पढ़ने में अगर 55 क्लास है तो पूरी राजस्व संहिता पढ़ाने में मेरा व्यक्तिगत मानना है कम से कम 55 क्लास इधर और 35 क्लास मान के चलिए, 35 क्लास में राजस्व संहिता खत्म हो पाएगी। यानी ये जो मैं बता रहा हूँ 81 दिन 82 दिन, इसी में 30 से 35 दिन तक जाते जाते राजस्व संहिता खत्म हो पाएगी। एक बड़ा अनिवार्य, क्योंकि पहली बार नियमावली भी, रूल्स भी इंक्लूड हुआ है सिलेबस में, तो मैं चाहता हूं कि जैसे चकबंदी आप लोगों ने बहुत सराहना की, चकबंदी की क्लास हमने बहुत बेहतर ढंग से आपको प्रोवाइड कराई, ऐसे ही राजस्व संहिता की बची हुई क्लासेस में खुले तौर पर रेगुलेशन मिक्स रहेगा। जो बच्चे क्लास उसको लेते हैं उनको मिलेगा, या जो इस क्लास को स्पेशली केवल लैंड लॉ की क्लास चाहते हैं वो भी हमें इसी व्हाट्सअप नंबर पर 7705090393 पर व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। आज का वीडियो पूरा, आज की सूचनाएं संप्रेषण कल हम नहीं कर पाए थे। आप लोग अपने अपने अध्ययन में सतर्क रहें, अचानक यूपी एपीओ यूपीजे की वैकेंसी भी आ जाएगी। बड़ा लंबा इंतज़ार किया है हम लोगों की तरह, जैसे हम लोग दिसंबर 8 जुलाई 2022 से इंतज़ार कर रहे थे, 1 साल पूरा इंतज़ार किए हैं, और जुलाई से जुलाई बीता, अगस्त बीता 23 का, सितंबर बीता, अक्टूबर बीता, नवंबर बीता, जुलाई से जुलाई 1 साल, और लगभग 1.5 साल इंतज़ार करने के बाद वैकेंसी आई तो इस प्रकार से आई कि अभी फार्म भरा जा रहा है। आप सोचें, जो 8 जुलाई 2022 को बाहर हुआ यूपीजे से, वो 24 लगभग मध्य आने को है, 6 महीना पूरा हो जाएगा, और अभी इंतज़ार ही कर रहा है। ये एक चीज़ और सिग्नल देता है कि जब मौका मिले तो भुना लीजिए, नहीं तो फिर प्रारब्ध आपको छोड़ेगा नहीं। किससे क्या क्या सुनना पड़ेगा, किस तरह की जिंदगी झेलनी पड़ेगी, इसका अंत नहीं है।
कल को किसने देखा, कितनी जटिल परिस्थिति आके खड़ी होगी, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। और आज का तो समय इस तरीके से हो गया है कि किसी भी पद प्रतिष्ठा पे बैठा व्यक्ति हो, कितनी भी धन दौलत किसी के पास हो, उसका मतलब सिर्फ उस तक, चाहे खरबपति हो चाहे जीरोपति हो, उसका धन उसके हाथ के लिए है, आपके लिए नहीं। और यह अंदर स्वार्थ की भावना अपने भीतर भी लाइए कि आप अगर अर्न करेंगे तो सिर्फ अपने लिए, किसी और को दे नहीं देंगे। तो ऐसे ही चाहे एपीओ बने, चाहे जुडिशरी में जाएं, चाहे एचजेएस बने, आप और आपका परिवार, ये कॉन्सेप्ट है। इसलिए पहले जैसा भाव अब नहीं रहा। पहले लोग ये सोच लेते थे कि हमारे काम आएंगे, लेकिन अब ये भावना बहुत तेजी के साथ नष्ट हो रही है। अब आपको एक समय ऐसा भी आएगा कि जब व्यक्ति ये जान लेगा कि ये सर्विस की तैयारी कर रहा है, तो वैसे किसी को कोई मतलब नहीं। ट्रेन में चले जाइए, भीड़ में अगर जनरल बोगी स्लीपर बोगी में बैठ जाइए, तो उस व्यक्ति को, समाज को बहुत खास अंतर नहीं है जो लुधियाना कमाने जा रहा है। होंगे साहब अपने घर के, उसको खीरा ककड़ी खाने में मजा है। क्यों ऐसा है? आपका व्यक्तिगत पूरा वर्ग का स्वभाव, मतलब कितना भी काबिल आदमी हो, योग्य हो, सक्षम हो, उसका आप सम्मान नहीं करेंगे। सम्मान किसका करेंगे? जो आपके पद वाला हो। तो ये बी पर ग्रुप बना रखा है, वहाँ एक दूसरे की जैरमी, एक दूसरे की वाहवाही बिल्कुल सफ़ेद झूठ वाली है, उसमें प्राण नहीं है, लेकिन आपको उसी में प्राण का बोध हो रहा है। एक बार भगवान ने के दंड से एक साधु को नरक हो गई, किंवदंती सुना रहा हूं। तो साधु चीख पड़ा, सवाल पूछ बैठा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नरक भेजने की, जब मैं जीवन भर उपवास रहा, साधु जीवन जिया, मैंने कोई मांस मदिरा का सेवन नहीं किया, मैंने किसी को सताया नहीं। तो एक अच्छी युक्ति है, इस युक्ति का अर्थ देखिए। कहा कृत्य से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाव। आप मांस मदिरा तो छोड़ चुके थे बचपन में, लेकिन जब साधु का जीवन जी रहे थे तो आप जहाँ रहते थे वहाँ रेत थी, कंकड़ बीन लाते थे, सुनो ध्यान से, कंकड़ बीन लाते थे, कढ़ाई में चढ़ा देते थे और मसाला वही इस्तेमाल करते थे जो मीट मांस मदिरा के लिए ज़रूरी होता है। और साधु महोदय उस कंकड़ को चूस चूस कर उस मसाले का आनंद ऐसे ही लेते थे कि जैसे वो वही खा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को नरक। हमारे कहने का मतलब आपका भाव इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आपका पद नहीं। इसीलिए धीरे धीरे नीरसता है, सरस व्यक्ति का भाव है, मानव विहीन समाज है, कृत्रिमता बोध है, चारों तरफ बहरूपियापन है, एक दूसरे के प्रति मतलब सिर्फ पैसे का रह गया है, रिश्ता पैसे तक सीमित है, कोई किसी के लिए आत्मीय बोध से नहीं भरा है। ये पूरे सोशल मीडिया की कहानी बता रहा हूँ। कितनों समय दे दीजिए, वो रिश्ते कभी काम नहीं आते। वो पद पर बैठा हुआ व्यक्ति बहुत ज़्यादा दीनहीन नज़र आता है। किसी भी पद पर बैठा रहा है, चाहे वो जुडिशरी के हो चाहे नॉन जुडिशरी हो, अगर पद पे है तो उसको समझ जाइए कि दीनहीन टाइप का है। वो चाह के कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सीनियर का उसका छूरा है, और उसके आचरण में भी इतनी खिन्नता, इतनी निम्नता आ जाती है कि वो मानव विहीन हो चुका है। इसलिए अपने ग्रुप समाज में लठ बजा रहा है। जाता क्या है, जॉब से खट के थक के चूर होके आया है तो कभी नमस्ते का निशान भेज दे रहा है, हर्रे लगे न फिटकिरी। मैं गारंटी कहता हूँ
अगर एफबी वाला या सोशल मीडिया का कोई चैनल हाथ जोड़कर भेजने के लिए 500 रुपया काटने लगे, तब मैं देखता हूं कौन किसको नमस्ते करता है। ये जो बर्थडे के दिन बधाई हो बधाई हो बधाई हो, एक बधाई होने पर एक ऐसा सिस्टम ला दे कि अगर बधाई हो किया तो खाते से 500 गया, तब देखते हैं कितने बधाई हो आता है। अगर इतनी छोटी सी बात आपको समझ में नहीं आती और आप अपना बेशकीमती समय इन पदाधिकारियों को, इन अपने नज़दीकी रिश्तेदारों को दिखाने में और उनको बधाई संदेश भेजने में रद्द कर रहे हैं, तो आप जितना मूढ़, मतलब स्वार्थी दुनिया को देखकर भी आप बेवकूफ़ परमार्थी बने हुए। हमेशा ध्यान रखिए, ये अधिकारी वर्ग केवल अपने बराबर के पद वाले की वैल्यू करता है, आपकी वैल्यू कभी नहीं करेगा। इसलिए उसके पीछे मत दौड़िए। उसका अपना समाज है, उसकी और कहीं वैल्यू होती भी नहीं। उसके भी साइड से सोचिए, उसकी और कहीं वैल्यू नहीं होती। जहां 4 लतखोर बैठ के ताश खेल रहे हों, वहां जज साहब सादे वर्दी में पहुंच जाएं तो या तो जज साहब भी ताश खेलें, नहीं तो उन 4 लतखोरों में उस जज साहब की कोई वैल्यू नहीं है। जज साहब की वैल्यू अपने कोर्ट में है। इस वास्तविकता को समझकर वर्तमान समय को भुनाइए, प्रपंच से, खाली समय से, अपव्यय हो जिसमें समय, उससे बचिए। और अगर इन सब पे काम किया, सीरीज से जुड़े, अच्छे वर्क में रहे, कोई ताजुब नहीं, अगले साल 2025 में आपकी जो दाग वाली, ये जन्म दाग वाली शिकायत है कि इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, सफलता नहीं मिली, वो मिट जाए। आज की बात पूरी, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। अपने सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को जय सिया राम बोलते हुए कल मिलने के वादे के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।